सर, बहुत खुशी की बात है कि अगर आप की चीज़ें उठा रहे हैं तो बड़ी गंभीर चीज़ें ही होंगी। लोगों की समस्याएँ आप ला रहे हैं, तो आप तो वैसी जनता की आवाज़ के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे हम मेडिकल की तरफ जाएँ, हमारे यहाँ इतने अच्छे पैथोलॉजिस्ट भी नहीं हैं, पैथोलॉजी भी नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आप 3.5 लाख वोटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 3.5 लाख जनता से जो आप वादे करते हैं, उसको आपको पूरे करने होते हैं। विधानसभा में जाकर के सरकार के सामने अपने क्षेत्र की सारी समस्या रखनी होती है। नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के महोबा सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी संजय साहू जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या उनका विजन है, क्या 2022 विधानसभा चुनाव में वो अगर जीतते हैं तो क्या इस क्षेत्र के लिए वो करने वाले हैं, किस तरीके से जो समस्याएं हैं यहाँ की, क्या समस्या है उनका निराकरण उनके द्वारा किस तरीके से किया जाएगा। पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार। संजय जी, हमारा आईपा संगठन जो काम कर रहा है, जन सरोकार के मुद्दे उठा रहा है, इसको आप किस नजरिए से? सर, बहुत खुशी की बात है कि अगर आप की चीज़ें उठा रहे हैं तो बड़ी गंभीर चीज़ें ही होंगी। लोगों की समस्याएँ आप ला रहे हैं, तो आप तो वैसी जनता की आवाज़ के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा, 2022 विधानसभा चुनाव, बसपा से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, कल ही आपने नामांकन किया है। क्या लग रहा है इस बार, क्या समस्याएं हैं सदर विधानसभा क्षेत्र की और आपके द्वारा क्या रोड मैप तैयार किया गया है उनके निराकरण के लिए? सर, सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ रोज़गार की। अन्न, पशु, जानवर, एजुकेशन और मेडिकल। ये 4 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कोई भी व्यक्ति इससे दूर नहीं जा सकता। ये एक आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। चाहे हम मेडिकल की तरफ जाएँ, हमारे यहाँ इतने अच्छे पैथोलॉजिस्ट भी नहीं हैं, पैथोलॉजी भी नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। साथ-साथ अगर कोई भी होता है तो यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो एक रेफर सेंटर है कि जहाँ से या कानपुर भेज दिया जाए। लोग जाते हैं, जो गरीब हैं वो नहीं जा सकते तो यहीं पड़े रहते हैं। जो ठीक हैं, स्वस्थ हैं तो अपना कुछ ना कुछ जा कर के आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हैं, तो जाकर के दूसरी जगह पहुँच कर के अपना करते हैं। आपके द्वारा इन समस्याओं का किस तरीके से निराकरण किया जाएगा? देखिए, समस्याओं का निस्तारण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप एमएलए बन के जाते हैं, आप 3.5 लाख वोटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 3.5 लाख जनता से जो आप वादे करते हैं, उसको आपको पूरे करने होते हैं। विधानसभा में जाकर के सरकार के सामने अपने क्षेत्र की सारी समस्या रखनी होती है। हमारी सरकार बनेगी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और इन सब चीज़ों को माननीय बहन जी के सामने रख करके हम सारी जो समस्याएं निस्तारण कराने की कोशिश करें। इस तरीके से बात की जाए महोबा जिले की, तो महोबा जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, ये बड़े मुद्दे हैं। इनको लेकर आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? किस तरीके से ये बड़ी समस्याएं हैं यहाँ की, उनको खत्म करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा? सर, सबसे बड़ा पलायन तो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है और जो भी रोजगार हैं वो बंद पड़े हुए हैं। यहाँ की माइंस मिनरल्स पॉलिसी जो बनाई गई है 2017 में, उसमें जो भी खामियां हैं, खामियां तो इतनी हैं कि कोई भी एक्टिविटी उन्होंने की है तो पार्टिसिपेंट को उन्होंने इंटीमेशन तक नहीं दिया। उसका तो मैं खुद उसका शिकार हूँ। मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि एक टेंडर के बीच में ही एक प्रक्रिया को बदला गया और मुझे जानकारी तक नहीं दी गई, जबकि मैं उसमें तो पार्टिसिपेंट था। और जब मैं पार्टिसिपेट किसी चीज में कर रहा हूँ तो मेरा एक मौलिक अधिकार है कि आप मुझे बताएं। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ कि आप मुझे बताएंगे कि भाई अगर कोई इस बीच में कोई भी चीज बदलेगी तो आप मुझे बताएंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि माइंस मिनरल्स पॉलिसी को बॉर्डर्स जितने हमारे एमपी बॉर्डर की जो जो एमपी की मिनरल पॉलिसी है उसको एक तरह हमें करनी पड़ेगी
या हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पर रिशेड्यूल करानी पड़ेंगी, माननीय बहन जी की सरकार आते ही, ताकि हमारा जो बिज़नेसमैन है वो जनता के साथ-साथ वो भी पलायन ना करे, वो स्थापित यहीं बना रहे। क्योंकि किसी उद्योग को लगाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये तो पलायन और रोजगार की बात हो गई। यहाँ पे शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के जो छात्र हैं, बड़े शहरों में जाने को मजबूर हैं। शिक्षा का स्तर यहाँ ठीक नहीं है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। शिक्षा के साथ आप अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं है, ज़्यादातर रेफ़र होना पड़ता है, जिला अस्पताल अकेला है। मशीनें हैं, लाखों के उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी ना होने के चलते वो बंद पड़े हैं। इनके लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किया जाए? देखिए, अभी हमारे डीएम साहब थे, शायद अक्टूबर या नवंबर में ट्रांसफ़र हो गया उनका। एक दिन मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ कोई भी अधिकारी या डॉक्टर या बड़ा अधिकारी क्यों नहीं रुकना चाहता? तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले साहू जी, आप इतने कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, आप एक डीपीएस क्यों नहीं बनाते हैं? तो कहीं न कहीं ये हिट करता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हम वो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन महोबा में नहीं दे पा रहे हैं। और इसमें अगर हम बेहतर शिक्षा देंगे, तो अच्छे डॉक्टर्स भी आएँगे, उनके बच्चों को रहने और पढ़ने का अगर उचित जगह होगी, तो शायद अच्छे डॉक्टर भी यहाँ आएँगे। और इन स देखिए, सारी चीज़ों का रास्ता एजुकेशन और मेडिकल से ही खुलता है। हम इसको बेहतर इस चीज़ में कंप्लायंस करेंगे और एजुकेशन की क्वालिटी सुधारेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि आपके भाई कवरई नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, कवरई कस्बे में पेयजल समस्या एक बड़ा मुद्दा है, लंबे समय से चली आ रही है। इसके निस्तारण के लिए आपके मन में क्या प्लान है? क्या किस तरीके का रोड मैप आपके द्वारा बनाया गया है? देखिए, वहाँ पर 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में करीब 5 वार्ड ऐसे हैं, जहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। विवेक नगर है, इसके बाद कुछ पार्ट इंदिरा नगर का आ जाता है, कुछ पार्ट राजेंद्र नगर का आ जाता है। इसके बाद भगत सिंह नगर का पार्ट आ जाता है और थोड़ा-सा और आगे आप जाएँगे, तो आपका रानी लक्ष्मीबाई का एरिया भी आ जाता है। 5-6 वार्ड ऐसे हैं जो पहाड़ों के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वहाँ पर दूसरे जो एरिया हैं, वहाँ से पानी को हमें लाना है, क्योंकि वहाँ पर ना तो हैंडपंप लग सकता है और ना हैंडपंप सक्सेसफुल है। जब हम दूसरी जगह अपने जहाँ पे जीएल लेवल, ग्राउंड लेवल वाटर का ठीक होगा, वहाँ पे बोरिंग करा करके, और जब तक हम टैंक से सप्लाई वो नहीं करेंगे, वहाँ पे टंकी नहीं बनाएँगे, टंकियाँ बना करके, जैसे कल साहबाबा में टंकी बन गई, बन जाएगी। इसके पूर्व में हमारे गंगा मैया के ऊपर, पहाड़ के ऊपर टंकी बनी थी, मुझे लगता है सन 87-88 की बात होगी, तब टंकी बनी थी। तो ये सब चीज़ें हमें इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी कि घर-घर पानी कैसे पहुँचे। बात की जाए रोजगार की, महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो केवल कवरई मंडी के अलावा ऐसा कोई रोजगार का साधन या कोई उद्योग ऐसा नहीं है कि जनपद वासियों को रोजगार मिल सके। इस रोजगार के क्षेत्र में आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएँगे? देखिए, पहले तो प्रयास यही है कि 5 साल में जो व्यापारी बिल्कुल सड़क पे आ गया है, उसको कम से कम घर में सुकून से सोने दें हम उसको। इसके बाद इस समय आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत से काम किए जा सकते हैं। लोग नोएडा में फैक्ट्री लगा रहे हैं। ज़्यादातर नोएडा में क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी है। नोएडा से लखनऊ आना है तो कनेक्टिविटी है, मगर नोएडा से महोबा आना है तो कनेक्टिविटी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमें सारी चीज़ों को, जो भी अपॉर्च्युनिटी रिसोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, देखिए, जो भी इंडस्ट्री लगती है वो रिसोर्सेज़ बेस्ड होती है। जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तब तक आप इंडस्ट्री का कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रीमियर है कि हम यही काम करें कि क्रशर इंडस्ट्री को और उसको वो करें। जैसे फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं। अब कोई कहे वहाँ क्रशर लगा दो, तो क्रशर कैसे लग जाएगा? वहाँ तो चूड़ियाँ बनेंगी ना। तो इसी तरह हमारे यहाँ जब क्रशर इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, तो हम इसी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और बेहतर करेंगे। पर्यटन की बात की जाए तो महोबा जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान सरकार लगातार पर्यटन को लेकर काम करती रही है। गोरखगिरी पहाड़ की बात की जाए तो वहां पर भी करोड़ों का बजट दिया गया। केरा सागर तट पर भी सौंदर्यीकरण कराया गया है।
आपके द्वारा अगर आप जीतते हैं और आपकी सरकार बनती है, क्या रोड मैप आपने बनाया है ये सब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, यहाँ पर टूरिस्ट बनेगी, जो हैं पहले वही चालू हो जाएँ। हमें तो ज्ञात है कि जो चालू हुए वो बंद हो चुके हैं, चाहे कीरत सागर में हो, चाहे रहेलिया में हो, जो पुल-वुल बने हैं सब में झक्कर वगैरह डाल दिए गए हैं कि अब कोई जाए नहीं। तो हालात तो ये है कि जो बने हैं इन्हीं को सुचारू रूप से हम बेहतर करें। लोग फैमिली से निकल कर के आएँ, एन्जॉय करें। हम लोग पिकनिक मनाने बाहर जाते हैं, इंडिया में कई स्टेटों में जाते हैं, फ़ॉरेन भी जाते हैं। तो कम से कम हम इतना ही कर दें कि महोबा के लोग जाकर के अपने बच्चों के साथ एन्जॉय तो कर सकें। महोबा की जनता के लिए आखिरी मैसेज क्या है आपका? मेरा आखिरी सवाल। देखिए, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पद में रहकर काम करना और पद में ना रह कर के बोलने में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। बहुत जो लोग आए सबने काम किया, ऐसा नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया, काम सब कोई करता है। जो पॉलिटिक्स में है उसको रेगुलर रहना पड़ेगा और जो रेगुलर है उसको काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके कभी फ़ोन नहीं उठते हैं। एमएलए बनते हैं महोबा से रेस्ट करने जाते हैं झांसी में। ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं। तो आप जो यहाँ पर रहेगा वही समस्या जानेगा, वही उसका निदान करेगा। तो अपने लोकल अपने बेटा को जिताएँ और हमने पहले भी प्रूफ किया है और आगे भी हम जनता के हर सुख-दुख में सम्मिलित होने के प्रयास करेंगे। ये थे बहुजन समाज पार्टी से सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए संजय साहू जिन्होंने मेरे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने रोड मैप के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।